नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिल्हा मामले में आरक्षक चंद्रा को एसएसपी ने किया निलंबित, परिजनों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। स्मार्ट सिटी एमडी दुधावत ने की पत्रकारों से चर्चा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे के पोस्टर का किया विमोचन। आदिवासियों को 16% आरक्षण बहाल करने बसपा ने कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र, राज्य सरकार पर साधा निशाना। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बनाया जाएगा बच्चों के लिए गेम जोन, अंतिम चरण पर पहुंचा काम। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिल्हा में हुए आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी परिजन और समाज के लोग दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुधवार को परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम होने के बाद कार्रवाई नहीं होने तक जिला अस्पताल से शव लेने से इनकार कर दिया है। बिल्हा में हुए हादसे ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली को सामने ला दिया है। भैंसबोड़ में हुए एक्सीडेंट के मामले में बिल्हा में पदस्थ आरक्षक ने हरीश चंद्र गेंद्रे के पिता को थाने ले गई। जब युवक थाने पहुंचा तो पिता भागीरथी को मार खाते देख ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। बुधवार को हरीश चंद्र का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आरोपी आरक्षक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उसे सजा दी जाए, उसके बाद ही शव को ले जाएंगे। अब हमारा बॉडी नहीं लेना इससे प्रश्न है कि मतलब वो अपराधी को अपराध किया जाए। भाई रहने दो, मेरे कुछ ऐसे कुछ काम नहीं हो रहा है तो क्या फायदा मेरे जाने, है कि नहीं। मेरे को मार दिया ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे पिताजी को मार दिया, तो मैं किस को मुँह दिखाऊं, ऐसे करके वो आत्महत्या कर लिया। इधर मामला गरमाने के बाद जिला अस्पताल में बिल्हा एसडीएम, एडिशनल एसपी सहित पुलिस के कर्मचारी परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे। पीएम तो किया जा चुका है, लेकिन जो उसके परिजन हैं वो शव लेने से अभी इनकार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरक्षक जो संबंधित हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक वो शव जो है वो सुपुर्द में नहीं लेंगे। जो संबंधित आरक्षक हैं उनको विभाग के द्वारा निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जो जांच है वो भी शुरू उसमें की जा चुकी है और साथ ही मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इस मामले में जल्दी ही जो है गठित की जाएगी और जो भी इसमें जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब चोरी की घटना भी होती है तो पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन यहाँ युवक की जान जाने के बाद भी प्रशासन जांच और कार्रवाई का हवाला दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में आरक्षक के खिलाफ कब तक एफआईआर दर्ज होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सिम्स प्रबंधन ने कोरोना काल के दौरान किचन शेड को वैक्सीनेशन हॉल बनवा दिया। तब से मरीज के स्वजनों को खाना बनाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मजबूरी में नाली किनारे या गंदगी के बीच खाना उनको बनाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान कई बार बाहर से कुत्ते और मवेशी भी चूल्हे तक पहुंच जाते हैं। कई बार तो गाय हरी सब्जियों को खा भी चुकी है। सिम्स में ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले मरीजों के परिजन को कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके लिए खाना बनाने तक की जगह नहीं है। परिजन खुले आसमान के नीचे और गंदगी के बीच खाना बनाने को मजबूर हैं। सिम्स संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के कारण 5 जिलों समेत मध्य प्रदेश से भी मरीज यहां इलाज कराने आते हैं। वार्डों में भर्ती मरीजों को तो सिम्स प्रबंधन की ओर से भोजन मिल जाता है, लेकिन उनके परिजनों को खाना देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ साल पहले मुख्य गेट के सामने वाहन पार्किंग रोड में गंदगी के बीच खाना बनाना पड़ रहा था। अब उसमें भी वैक्सीनेशन कक्ष निर्माण कराकर प्रतिबंध कर दिया गया। मरीज के परिजनों को एमआरडी के पास नाली और बाथरूम के पास खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ सफाई भी नहीं होती, जिसके कारण चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला रहता है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमआरडी के ऊपर एक हॉल तैयार किए जाने की बात सिम्स के डीन कह रहे हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम के द्वारा ये हमने उनसे निवेदन किया था कि इनके लिए कुछ सुरक्षित जगह का प्रावधान किया जाए। तो हमने जो एमआरडी के ऊपर जो छत है पूरी ओपन है,
वहाँ पे खाना बनाने का सेट और साथ साथ उनसे परिजनों के लिए टॉयलेट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। तो हमने जगह उनको मुहैया करा दी गई है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे निर्भर करता है कि वो कब चालू करेंगे। सिम्स पहुंचने वाले अधिकांश मरीज के परिजनों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार शेड या रूम की मांग की गई है। अब देखना होगा कि उनकी ये जरूरत कब पूरी होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह, सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सिम्स के कबाड़ में रखे जनरेटर चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में खास बात यह है कि जो गाड़ी सुबह से रात तक यहां के ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने का काम करती है, उसी के चालक ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि सिम्स में मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों की सजगता के चलते जनरेटर चोरी होने से बच गया। मौके से ऑटो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। अब देखना होगा कि सिम्स प्रबंधन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। शहरों में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के आकलन और भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे कराया जा रहा है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस सर्वे में नागरिक अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुदावत ने बताया कि इस सर्वे में देश भर के 264 शहर शामिल होंगे। इस बार सर्वेक्षण के तहत हर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के निर्धारण के लिए अपने शहर में उपलब्ध सुविधाओं व सेवाओं के संबंध में नागरिक अपना फीडबैक देंगे। इस सर्वे के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए एमडी कुणाल दुदावत ने बताया कि ईज ऑफ लिविंग सर्वे का उद्देश्य शहरों में आमजन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेना और इस सर्वे के बाद जारी परिणाम और उससे प्राप्त डाटा के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार करना है, ताकि आमजन का जीवन स्तर उठा सके और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसके अंतर्गत सिटीजन परसेप्शन सर्वे जो है वो कराया जा रहा है। इसमें जो सिटीजन परसेप्शन सर्वे है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 पार्ट पे सिटीजन्स के जो फीडबैक हैं वो ये 3 पिलर्स हैं जिन पे लिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी शहर वासियों से अपील करूँगा कि इसमें अधिक से अधिक फीडबैक जो है दे, ताकि जो है उसमें ईज ऑफ लिविंग में शहर की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण जीवन, आर्थिक क्षमता और शहर की व्यवस्थाओं की स्थिरता, इन बिंदुओं पर जीवन उपयोगी बुनियादी सुविधाओं के स्तर का निर्धारण कर रैंकिंग की घोषणा भारत सरकार करेगी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण जीवन, आर्थिक क्षमता, व्यवस्थाओं की स्थिरता और नागरिकों के फीडबैक पर नंबर निर्धारित है। 2020 में शहर को 52nd रैंक प्राप्त हुआ था। इसमें डेफिनेटली पिछले 2 साल में हमने काफ़ी अच्छा काम जो है शहर में किया है। इसमें हमारा एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो या हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ हो, उसमें एक अच्छा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव जो है देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि शहरवासियों का फीडबैक भी उसी अनुरूप होगा एंड शहरवासी जो है अपना फीडबैक देंगे तो उससे बेहतर आकलन हम कर सकेंगे। सर्वेक्षण में इन बिंदुओं के अंतर्गत गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति व रोजगार, आवासों की उपलब्धता, आबादित विद्युत आपूर्ति, शहरी परिवहन, प्रदूषण में कमी, सड़क, हरियाली जैसे तत्व शामिल हैं। गौरतलब है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के गत वर्ष के सर्वेक्षण में बिलासपुर शहर को देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रेस वार्ता के दौरान निगम आयुक्त वासु जैन और उपायुक्त राजेंद्र पात्रे भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मोर जमीन मोर मकान के तहत निगम प्रशासन ने सितंबर महीने में हितग्राहियों से आवेदन लिए थे। किराए में रहने वाले लोगों को निगम प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास उपलब्ध कराने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। लिहाजा 2500 आवेदन की तुलना में 1500 हितग्राहियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी आवेदन पर कोई भी आवंटन की कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत का कहना है कि आवेदन पत्रों की जांच जारी है।
प्रोजेक्ट के अंदर जो 84 आवास है उनको रेंटल पॉलिसी बेसिस पे देने के लिए जो है लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 1500 के आसपास जो आवेदन है उसमें प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों की जांच जो उसमें बेसिक तौर पे लोगों ने जो दस्तावेज संलग्न किए हैं, इसमें एसडीएम साहब के यहाँ से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था कि उनकी जाँच में उनका फीडबैक लिया जाना है। उनकी सभी की जाँच कराई जा रही है। जाँच के बाद शीघ्र ही जो पात्र लोग होंगे उनको आवास की प्रायोरिटी पे आवंटित कर दिया जाएगा। नगर निगम में इन दिनों भूमि पूजन का दौर चल रहा है। सभी 70 वार्डों में गलियों का कंक्रीटीकरण और नाली निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बुधवार को सरकंडा के वार्ड नंबर 59 और 60 में महापौर ने कार्य का शुभारंभ किया। मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने नगर निगम में इन दिनों भूमि पूजन का दौर चल रहा है। बुधवार को महापौर रामशरण यादव ने सरकंडा क्षेत्र के 2 वार्डों में 20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। सभापति शेख नजरुद्दीन, नगर निगम में जन कार्य के प्रभारी अजय यादव के साथ वार्ड क्रमांक 59 पहुंचे महापौर ने यहां पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद महेंद्र नेताम और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 60 जबड़ापारा में अतिथियों ने भूमि पूजन किया। इसके साथ सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। वार्ड पार्षद विजय ताम्रकार और नागरिकों ने अतिथियों का आभार माना। वार्ड में बहुत समस्या थी नाली और सीसी रोड के नाम से, तो उसको महापौर फंड से सीसी नाली और क्या बोलते हैं सीसी रोड का नाली उसका निर्माण किया गया है। इसका भूमि पूजन महापौर के द्वारा करवाया गया है। लोगों की मांग थी कि जैसे अन्य गलियों का निर्माण हुआ है, हमारी भी गली में सीसी रोड रहे, पानी की बेहतर निकासी हो। मैंने माननीय महापौर जी से बोला और उन्होंने मेरी बात को सुना और इसकी स्वीकृति प्रदान की। आज वार्ड के नागरिकों में खुशी की लहर है कि ये गली बन रही है। कार्यक्रम में पार्षद और एमआईसी सदस्य राजेश शुक्ला, पार्षद राजेश दुसेजा और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। अधोसंरचना मद से स्वीकृत 7 करोड़ रुपए से नगर निगम सभी 70 वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसका सीधा लाभ वहां रहने वाले नागरिकों को मिलेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा चलाए जा रहे जनदर्शन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कलेक्टर जनदर्शन में लोरमी की रहने वाली अनुराधा शिवहरे ने अपनी दुकान को फर्जी तरीके से बेचे जाने की शिकायत जनदर्शन में की है। अनुराधा शिवहरे ने बताया कि उसके पुत्र नरेंद्र शिवहरे के द्वारा लोरमी नगर पंचायत के अंतर्गत मुंगेली चौक में 8x12 की दुकान को फर्जी तरीके से गुरमीत सलूजा को बेच दिया है, जबकि उस दुकान में हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। फर्जी तरीके से नरेंद्र शिवहरे के द्वारा पट्टा बनाकर गुरमीत सिंह को दुकान बेची गई। मुंगेली पुलिस अधीक्षक से भी कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया गया है। इसके पहले भी जनदर्शन में आवेदन किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं होने के कारण परिवार काफी नाराज है। नाम मांगने आई हूँ। गुरमीत सलूजा पास मेरा बेटा दुकान बेच दिया है। मुझे न्याय चाहिए। मुंगेली चौक 4 खंडा के सामने आपका दुकान फर्जी ढंग से बेचा है जी। मेरे को जानकारी नहीं है दुकान बेचा है। दुकान है नगर पंचायत लोरमी में मुंगेली चौक 4 खंभा के सामने। उस दुकान को इनके बेटे नवीन शिवहरे द्वारा फर्जी ढंग से श्री गुरमीत सलूजा जी को बेच दिया गया है। इनका उस समय तबीयत खराब था, ये दंतेवाड़ा में उस समय थी। इनको कोई प्रकार का जानकारी इनको नहीं था और दुकान बिक जाने के बाद सब इनको जानकारी हुआ। फिर कलेक्टर पहले सीएमओ मैडम के पास गए शिकायत के लिए, वहाँ कुछ आश्वासन मिला लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। फिर कलेक्टर जनदर्शन में अपन आके आवेदन दिए हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आरक्षण के नाम पर भेदभाव करने और विभिन्न वर्ग के लोगों में आपसी टकराहट पैदा करने का आरोप बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। बुधवार को बसपा जिला इकाई के सदस्यों ने 16% आरक्षण बहाल करने एक मांग पत्र राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिया। बहुजन समाज पार्टी ने एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती का विरोध करते हुए इसे 16% रखने का अनुरोध राज्यपाल से किया है। बसपा के जिलाध्यक्ष का आरोप है, आरक्षण मिलने के बावजूद प्रदेश में इसका पालन करने में सरकार पूरी तरह सफल नहीं हुई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। पार्टी का शुरू से ये मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए।
रैली की शक्ल में पहुंचे सदस्यों ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सरकार ने जिस तरह से अभी अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के साथ जो धोखा किया है, लगातार कर रहे हैं, मतलब एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का जो साजिश चल रहा है, वो बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचय दे रही सरकार। माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया था कि उनको 16% दिया जाए, उसका भी इनने अवमानना किया है और अनुसूचित जाति का आरक्षण को घटा करके इसने 13% कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी जिला बिलासपुर की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ में आज हर जिला में ज्ञापन दे रहे हैं कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को यथावत 16% रखा जाए। एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट की बैठक में एसटी को 32, एससी को 13, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया था। इससे प्रदेश में आरक्षण पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का कहना है, देश में संविधान लागू होने के बाद से अविभाजित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण हमेशा से 16% रहा है। इसे छत्तीसगढ़ में यथावत रखा जाना चाहिए। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। भैंसबोड़ निवासी हरीश गेंदले आत्महत्या मामले में बिल्हा थाना में पदस्थ आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामले में बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि थाने में पिता की पिटाई से दुखी होकर युवक हरीश ने आत्महत्या की है। आरक्षक रूपलाल चंद्रा ने पिता पुत्र को जाति सूचक गालियां दी। इससे अपमानित होकर हरीश ने आत्मघाती कदम उठाया है। आरोपी आरक्षक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। भैंसबोड़ वाला मामला बहुत दुखद है, चूँकि जिस तरह से कल घटना घटित हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट का मामला था और आपस में थाना में सुलझा भी लिया गया, लेकिन पुलिस थाना बिल्हा के द्वारा हरीश गेंदले एवं उसके पिताजी भागीरथी गेंदले को थाने में बुलाकर बेरहमी से पीटा गया और उससे 20,000 रुपये का मांग किया गया। अपने पिताजी के मार को और उसको जिस तरह से जाति सूचक गाली गलौज किया गया, जाति सूचक अपमानित किया गया, उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो वहाँ का कांस्टेबल है रूपलाल चंद्रा जी, जिसने उसके पिताजी के साथ मारपीट किया, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। नो पार्किंग जोन में खड़ी 4 पहिया वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। लिफ्ट के माध्यम से कार को थाने में लाकर खड़ा किया गया। बुधवार को ज्वाली पुल से लेकर गोल बाजार सदर बाजार में यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिल्हा मामले में आरक्षक चंद्रा को एसएसपी ने किया निलंबित, परिजनों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। स्मार्ट सिटी एमडी दुधावत ने की पत्रकारों से चर्चा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे के पोस्टर का किया विमोचन। आदिवासियों को 16% आरक्षण बहाल करने बसपा ने कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र, राज्य सरकार पर साधा निशाना। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बनाया जाएगा बच्चों के लिए गेम जोन, अंतिम चरण पर पहुंचा काम। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में अब यात्री कैचर, हैमर, बॉल शूटिंग, साइकिलिंग, मोटर बाइक जैसे दूसरे मनोरंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। नए आइडिया स्कीम के तहत आर्केड गेम जोन की शुरुआत की जा रही है। रेलवे ने इसकी अनुमति दे दी है, जिसका काम भी यहां शुरू कर दिया गया है। जोनर रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले यात्रियों के बच्चों के लिए कोई सुविधा न होने की वजह से ट्रेन की लेट लतीफी पर स्टेशन प्लेटफॉर्म में ही धमा चौकड़ी मचाते हैं। इससे अभिभावक तो परेशान होते ही हैं, खतरा भी बना रहता है। इस समस्या के मद्देनजर बिलासपुर जोन बच्चों के मनोरंजन के लिए रेलवे स्टेशन में ही गेम जोन बनाने जा रहा है। इसके बनने से बच्चों को इंडोर गेम खेलने के साथ ही देखने को भी मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में बन रहे गेम जोन का काम लगभग समाप्त होने की कगार पर है। आर्केड गेम सिक्के के द्वारा संचालित होने वाली एक मनोरंजन मशीन है, जिसे आमतौर पर रेस्तरां, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लगाया जाता है। इसका संचालन शहर के आशीष बाली करेंगे। उन्होंने ही नए आइडिया के तहत रेलवे को प्रस्ताव दिया था। रेलवे को उनका प्रस्ताव न केवल बेहतर लगा, बल्कि यात्रियों के लिए कारगर भी नजर आया। बिलासपुर स्टेशन में एक नया गेमिंग जोन डेवलप कर रहे हैं। ये कुछ मॉडर्न स्पोर्ट्स जो रहते हैं इंडोर, उस टाइप के गेम्स हैं
और उसमें जो है वो यात्री अपना जो है समय वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। तो एक प्रयास है रेलवे का कुछ थोड़ा इनोवेटिव करने का और जो यात्रियों के लिए थोड़ा मनोरंजक भी हो। रेलवे स्टेशन में गेम जोन शुरू हो जाने से बच्चों को मनोरंजन तो होगा ही, इससे रेलवे मंडल को भी सालाना 10 लाख का इनकम होगा। मॉल में बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम जोन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक इसी तर्ज पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के बच्चों को इंडोर गेम खेलने की सुविधा मिलेगी। आधुनिक तकनीक से लैस इंडोर गेम में बच्चों का ज्ञानवर्धक मनोरंजन होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में सफर 15 दिसंबर से आरामदायक हो जाएगा। इसके अलावा यात्री पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। रेलवे इस ट्रेन को LHB कोच के साथ चलाने का निर्णय लिया है। व्यवस्था बदलने के बाद ट्रेन में 22 कोच की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में यह ट्रेन परंपरागत कोच नीले रंग के साथ चल रही है। इस कोच को हटाकर LHB कोच से चलाए जाने की योजना है। इस पर पिछले कुछ सालों से काम भी चल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रेलवे ने तो ट्रेनों का परिचालन शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन यात्रियों को अब भी कंफर्म बर्थ नहीं मिल रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर में यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। मुसाफिर टिकट लेने पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें लंबी वेटिंग लिस्ट मिल रही है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि जिन गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, 100 से 200 तक वेटिंग लिस्ट पहुंच रही है, उन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों की डिमांड बढ़ने एक्स्ट्रा कोच की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। मस्तूरी स्थित जयराम नगर के खैरा स्टेडियम में जिला बिलासपुर अंतर्गत शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच जिला स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा आयोजन के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शर्तों में अनुमति प्रदान की, जिसका पालन करते हुए क्रिकेट का आयोजन खैरा स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें 4 ब्लॉक के शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले संबंधित अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारियों को विभाग द्वारा विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। संस्था प्रमुख से अनुमति प्राप्त कर प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगे, न ही किसी प्रकार का TADA की कोई पात्रता होगी। प्रतियोगिता मस्तूरी ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता 7 दिवसीय होगी। प्रथम पुरस्कार 21,000 और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए रखा गया है। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा चारों विकास खंड से 10 टीमें बनाई गई है, राउंड रॉबिन के द्वारा खिलाया जा रहे हैं, जिसका शुरुआत 25 नवंबर को हुआ। 2 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा, जिसमें 21,000 और ट्रॉफी प्रथम पुरस्कार के रूप में और 11,000 और ट्रॉफी द्वितीय पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और यह शिक्षकों को खेल के प्रति आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छी पहल है। सरकंडा के गुरु विहार का गार्डन उजाड़ हो गया है। चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। देखरेख के अभाव में इसकी खूबसूरती पूरी तरह खराब हो गई है। टूटे फूटे झूले, खरपतवार देखकर यहाँ कोई नहीं आता। वार्ड नंबर 60 में गुरु विहार कॉलोनी का ये गार्डन कोरोना संक्रमण से पहले अच्छी हालत में था। कुछ साल हुए देखरेख नहीं होने से इसकी हालत खराब हो गई है। इस ओर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, जिससे गार्डन का लाभ कॉलोनी वासियों को मिल सके। मंगला के वार्ड नंबर 13 के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को उनको पूरा राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ सेल्समैन मनमानी करते हुए महीने में मात्र 4 से 6 दिन ही राशन की दुकान खोलता है। इससे कई उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। दुकान के हितग्राहियों की समस्या को जानने मीडियाकर्मी जब मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन की मनमानी के चलते उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान महीने में 5 से 6 दिन ही खुलती है। इस कारण वार्ड के कई लोग राशन लेने से वंचित रह जाते हैं। बता दें कि यह राशन दुकान सखी महामाया स्व सहायता समूह के नाम से चलती है, जिसका ID नंबर 1135 है। इस दुकान को देखकर आप नहीं कहेंगे कि ये कोई शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। दुकान में ना तो तिरंगे रंग में पोताई की गई है और ना ही दुकान के सामने कोई बोर्ड लगाया गया है। हद तो यह है कि दुकान के अंदर और बाहर ID व किसी भी सामान का रेट लिस्ट, कोई सूचना पटल तक नहीं है, जिससे आप दुकान की पहचान कर पाएं।
आसपास के लोग इस दुकान संचालक से खासे परेशान हैं। राशन दुकान को खोलते हैं, लेकिन कभी कभी खोलते हैं और तरीका से सामान वितरण नहीं होता। कभी कभी जो है चावल आता है तो शक्कर नहीं रहता, नमक नहीं रहता, मिट्टी तेल नहीं रहता। लोगों को जो दैनिक सुविधा जो दिया जाता है राशन कार्ड से, वो सब चीज़ें मिलना चाहिए। से खोल रहे हैं लोग, यहाँ परेशान रह भी करते हैं भाई, यहाँ आकर के 10 बार यहाँ से वापस चले जाते हैं नहीं खुला है करके। समय से खुलना चाहिए और सबको जितने जो पब्लिक है उनको अच्छे से वितरण करना चाहिए ना। दुकान संचालक मनमानी करते हुए गरीबों को राशन का वितरण सही समय से नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि इससे ऐसा लगता है कि इसमें वार्ड के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसके चलते दुकानदार के हौसले बुलंद है। अब खाद्य विभाग के आला अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।